नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका गोल मंत्र एकेडमी के परिवार में। मैं नरेंद्र कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज आपका जो टॉपिक होगा संविधान का 11वां भाग होगा। इसके पहले आपके 10 भाग हो चुके हैं। अगर आपने उन भाग को नहीं देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको सभी वीडियो जो है एक साथ स्टेप बाय स्टेप मिल जाएंगे और आप अच्छे से देखने के बाद नोट्स बनाइए तो आपके बढ़िया बहुत अच्छे नोट्स तैयार होंगे। और ये जो तरीका जो हम बना रहे हैं ये बिल्कुल एकदम सीक्वेंस है। अगर आप इनको ध्यान से देखेंगे पढ़ेंगे तो जो संविधान होगा, जो कहते हैं कि याद नहीं होगा, तो आप बड़े आराम से ये क्या उंगलियों पे नाचेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो इसके बारे में हम ये चर्चा करेंगे। जब भारत का संविधान का गठन हुआ था तो उस समय जो BN राव थे, संवैधानिक सलाहकार रहे हैं, तो उन्होंने ये बताया है कि जो मौलिक अधिकार है उसे मौलिक अधिकार 1 कर दिया जाए। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व को क्या कहा गया है, इन्होंने ये बताया था इसे मौलिक अधिकार 2 कर दिया जाए। तो उनका जो ये कहना था तो उसको स्वीकार तो कर लिया गया है, लेकिन इसे जो है मौलिक अधिकार 2 न रख के इसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व रखा गया है। तो आपको ये याद रखना है कि स्टार्टिंग में किसने बताया है, BN राव। किसने बताया है, BN राव। तो BN राव क्या थे, संवैधानिक सलाहकार थे। और इन्होंने ये बताया है कि इसको जो 2 रखेंगे तो लास्ट में ये होता है कि इसमें जो न्यायालय के द्वारा जो इसमें बता दिया गया है कि ये अपरिवर्तनीय रहेंगे, जिसका उल्लेख इसमें किया गया 37 में। तो यह न्यायालय द्वारा क्या होगा, अपरिवर्तनीय रहेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो ये लिए गए हैं आपके आयरलैंड से लिए गए हैं। कहाँ से, आयरलैंड से लिए गए हैं। इनका उल्लेख किस भाग में किया गया, भाग 4 में किया गया है। अनुच्छेद क्या है, 36 से 51। तो आयरलैंड भाग 4 और आपका हो जाएगा 36 से 51। आयरलैंड ये किस देश से लिया गया, आयरलैंड। किस भाग में है, 4 में है। अनुच्छेद क्या है, 36 से 51। इसे प्रशासकों की आचार संहिता भी कहते हैं। क्वेश्चन आएगा कि भारतीय संविधान में किसे प्रशासकों की आचार संहिता कहा गया है, तो आपका आंसर होगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व को। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को प्रशासकों की आचार संहिता कहा गया है। अब देखिए, इसको 3 श्रेणी में बांटा गया है। कितने श्रेणी में, 3 श्रेणी में। समाजवादी, गांधीवादी और उदारवादी। तो समाजवादी, गांधीवादी और उदारवादी जो है ये बांटा गया है। और ये क्वेश्चन जो है, ये वाला पॉइंट आपका पेट के पेपर में आया हुआ है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को कितने श्रेणी में, 3 श्रेणियों में, आर्थिक एवं समाजवादी, गांधीवादी और उदारवादी के रूप में बांटा गया है। उसके बाद हम देखते हैं, एक एक अनुच्छेद लेके चलेंगे। 36 37, तो हम दो लेके चलेंगे यहाँ पे। 36 37 में क्या है, तो 36 में राज्य की परिभाषा, तो राज्य के बारे में बताया गया। तो राज्य किस अनुच्छेद में ये परिभाषित किया गया है, किसके बारे में, राज्य के बारे में। तो 36 में राज्य की परिभाषा, 36 में क्या है, राज्य की परिभाषा। 37 क्या है, न्यायालय द्वारा अप्रवर्तनीय। न्यायालय द्वारा क्या है, अप्रवर्तनीय। तो कहने मतलब है, जैसे हम कह दें मौलिक अधिकार क्या है, उन्हें न्यायालय द्वारा क्या है, बदला जा सकता है, लेकिन इन्हें क्या है, बदला नहीं जा सकता है। इसलिए क्या है, ये आपके अप्रवर्तनीय है। और इसका उल्लेख इसमें किया गया है, 37 में किया गया है। 38 क्या है, तो 38 में देखेंगे, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना, तो इसका उल्लेख किसमें किया गया है, अनुच्छेद 38 में किया गया है। नेक्स्ट, समान कार्य के लिए समान वेतन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समान कार्य के लिए समान वेतन का जो उल्लेख किया गया है, किसमें किया गया है, तो ये आपका 39 में किया गया। किसमें किया गया है, 39 में किया गया है। इसमें हम और देखें, 39 का जो 1976 में 42वां संशोधन किया गया है, उसमें भी समान कार्य के लिए अवसर प्रदान करना, समान कार्य के लिए अवसर प्रदान करना, तो ये भी किसमें किया गया है, ये 1976 42वां संशोधन करके जोड़ा गया है। तो इसमें 3 चीजें याद रखिएगा। समान कार्य के लिए समान वेतन है, भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करता है, और संसाधनों का उचित वितरण, संसाधनों का उचित वितरण जो है ये राज्यों का कर्तव्य है। तो सबसे ज्यादा पूछा यह जाता है कि समान कार्य के लिए समान वेतन। 13 39, जो 39 क्या होगा, समान कार्य के लिए समान वेतन। 38 क्या है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना। तो ये 4 अनुच्छेद आपके कंप्लीट होते हैं। आगे देखेंगे कि अनुच्छेद 40 क्या कहता है, ग्राम पंचायतों का गठन। अब देखिए, स्टार्टिंग में जो ग्राम पंचायत का जो उल्लेख है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में इनको रखा गया है, लेकिन वर्तमान समय में इनका जो उल्लेख है तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व से हटा करके अलग से बना दिया गया है, और इसे क्या है, संवैधानिक दर्जा दिया गया है। आप लोगों ने पढ़ा होगा
कि जैसे हम कह दें कि पंचायती राज व्यवस्था है, तो आपने पढ़ा होगा बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति, तो बलवंत राय मेहता समिति का जो गठन है 1957 में किया गया है, और इसी के सुझाव पर क्या है, इसी के सुझाव पर पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया है। तो 1959 में बलवंत राय मेहता समिति के सुझाव पर क्या है, पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया है। तो पहला आपका राज्य है राजस्थान, और दूसरा राज्य है आपका क्या, आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश। फिर इसके बाद भी 1977 में अशोक मेहता समिति का गठन होता है, फिर 85 में पीवी राव समिति का गठन होता है, और 86 में लक्ष्मीमल सिंघवी समिति का गठन होता है। तो 4 समितियां होती हैं। जो लास्ट वाली है लक्ष्मीमल सिंघवी समिति, इसी समिति के सुझाव पर ही 1992-93 में 73वां संशोधन करके पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। तो इसे 40 से हटा के क्या कर दिया गया है, 243 का से लेके 18 तक, और भाग होगा आपका 9, और अनुसूची होगी आपकी 11। अनुसूची क्या होगी 11, और भाग क्या है 9। तो आगे देखेंगे हम, तो पंचायती ग्राम पंचायतों का गठन का उल्लेख किसमें किया गया, अनुच्छेद 40 में। 41 में क्या है, काम करने का अधिकार। काम करने का अधिकार मतलब राज्य को ये दायित्व है कि जो उसके यहाँ जो निवासी रह रहे हैं उनको काम प्रदान करना। जैसे हम कहते हैं मनरेगा वगैरह हो जाते हैं, तो उसमें जो काम दिया जाता है, तो काम करने का जो अधिकार है ये 41 से है। अब देखिए, काम करने का अधिकार होगा तो काम कैसा होना चाहिए, कार्य जो है न्याय संगत होना चाहिए, मानवीय दशा और उनके अनुकूल जो मनुष्य होगा तो उसी के हिसाब से क्या उसको कार्य दिया जाएगा। तो यहाँ पे 42 में क्या है, मानवीय दशा। क्या है, मानवीय दशा। 41 में क्या है, काम करने का अधिकार। 43 क्या है, निर्वाह मजदूरी। क्या है आपकी, निर्वाह मजदूरी मतलब कुटीर उद्योग। सरकार को क्या चाहिए कि अपने राज्य में क्या है, छोटे छोटे कुटीर उद्योग चलवाना चाहिए, और उनको क्या है, आर्थिक मदद देनी चाहिए। जैसे हम कह दें, कृषि के साथ साथ क्या है, पशुपालन होना चाहिए, मछली पालन होना चाहिए, मुर्गी पालन होना चाहिए। तो ये सब कुटीर उद्योग में आ जाते हैं। इससे क्या होगी, राज्य की अर्थव्यवस्था क्या होगी, वो अच्छी हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि निर्वाह मजदूरी किसमें है, 43 में। अब देखिए 44, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 44 क्या है, 4-4 मतलब एक समान। तो 4-4 क्या है, 4-4 से याद रखिएगा, 4-4 और 4-4 दोनों क्या है, एक समान है। तो यहाँ पे हो जाएगा एक समान नागरिक संहिता। तो एक समान नागरिक संहिता का जो उल्लेख किसमें किया गया है, अनुच्छेद 44 में किया गया। तो इसको ऐसे याद रखिएगा, 4-4 एक समान, 4-4 एक समान नागरिक संहिता। तो एक समान नागरिक संहिता का उल्लेख किसमें किया गया है, 44 में। बहुत ही आसान है। अब देखेंगे 45 में क्या है, 6 वर्ष से कम बच्चों को शिक्षा। 6 वर्ष से कम बच्चों को शिक्षा का जो प्रावधान है, ये भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व के 45वें अनुच्छेद में किया गया है। अब यहाँ ये भी जान लीजिए कि प्रारंभ में ये 14 वर्ष तक था। प्रारंभ में 14 वर्ष तक था, लेकिन आपको ध्यान देना है कि 2002 में क्या हुआ है, 86वां संशोधन हुआ। क्या हुआ, 86वां संशोधन हुआ है, और उससे क्या है, 21A बना दिया गया। तो प्रारंभ में जो ये 45 अनुच्छेद है, यहाँ जो 6 वर्ष लिखा है, ये 14 वर्ष तक था। लेकिन क्या किया गया है कि जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को हटा के कहाँ रख दिया गया है, 21A, इसे मौलिक अधिकार में रख दिया गया है। कब रखा गया है, 2002 में। संशोधन क्या है आपका, 86वां संशोधन। तो अगर आपसे पूछे कि 6 वर्ष तक के बच्चों को जो शिक्षा का प्रावधान किसमें है, अनुच्छेद 45 में है, और किसका अंग है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का। जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है, इससे जो हटा दिया गया है, किससे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व से। कब हटाया गया है, 2002 में हटाया गया। कौन सा संशोधन करके, 86वां संशोधन करके। अब जब यहाँ से हटाया गया है तो इसका एक अलग से अनुच्छेद बन गया है। जो अलग से अनुच्छेद बना है वो क्या है आपका, 21A। क्या है आपका, 21A। तो 21A क्या कहता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है, और ये से किसमें शामिल कर दिया गया है, मौलिक अधिकार में। किसे, मौलिक अधिकार में। आगे देखिए, अनुच्छेद 46 क्या कहता है, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को शिक्षा आर्थिक सहायता प्रदान करना। जो अनुसूचित जाति है, जनजाति है, तो सरकार का ये दायित्व है कि उनकी शिक्षा का प्रावधान करे, ठीक है, और उनकी आर्थिक मदद करे। तो आपको ये ध्यान देना है कि राज्यों का कर्तव्य है कि अपने राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति
कि जो शिक्षा का प्रावधान करे और उनकी क्या है आर्थिक मदद करे। आगे देखिए 47 क्या कहता है, तो 47 है एमडीएम। एमडीएम का मतलब होता है मिड डे मील। आपको पता होना चाहिए मिड डे मील का जो आरंभ है ये 1995 से हुआ है और 2004 में से क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार क्या है इससे पक्का पकाया भोजन दिया जाने लगा। तो स्टार्टिंग में क्या 1995 में जब मिड डे मील शुरू हुआ है तो उसमें पक्का पकाया भोजन नहीं था और 2004 से क्या है पक्का पकाया भोजन दिया जाने लगा। तो एमडीएम और विटामिन ए की खुराक का जो प्रावधान है ये 47 में किया गया है। किसमें किया गया है? 47 में किया गया है। और नीचे लिखा है मद्य निषेध। किसी भी राज्य में अगर हम कह दें कि मद्य यानी कि जो नशे वाली जो चीज़ें हैं इन पे रोक लगाना है तो ये केंद्र से मतलब नहीं है, ये मतलब किससे है? राज्य जो है अपने राज्य में, जैसे यूपी है, बिहार, जैसे बिहार में क्या है वहाँ पे मद्य पे निषेध लगा दिया गया। तो ये राज्य का कर्तव्य है कि अपने राज्य में क्या है नशे पे पाबंद लगाए या फिर न लगाए। ये अधिकार किसके पास होता है? राज्य के पास होता है। और ये किसका विषय है? ये विषय है राज्य के नीति निर्देशक तत्व का, है ना। 48 में क्या है? किसानों को कृषि संबंधित सहायता देना। किसानों को कृषि संबंधित सहायता देना, इसका उल्लेख किसमें किया गया है? 48 में। आपको याद रखना है किसानों को कृषि से संबंधित आर्थिक सहायता देना, इसका उल्लेख किसमें किया गया है? 48 में किया गया है। नेक्स्ट 48 का, तो 48 का है पर्यावरण संरक्षण से। पर्यावरण संरक्षण से है तो 48 है किसानों को कृषि से संबंधित सहायता देना और 48 का क्या है? पर्यावरण संरक्षण से है। 49 क्या है? राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण। जो राष्ट्रीय महत्व के जैसे ताजमहल हो गया, आपका जामा मस्जिद हो गया, लाल किला है, तो ये भी क्या है? ये आम लोगों का, ये राज्य का कर्तव्य है कि उसका संरक्षण करें, उसकी देखभाल करें। तो इसका उल्लेख किसमें है? 49। तो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण, इसका उल्लेख किसमें है? अनुच्छेद 49 में है। आगे देखेंगे 50 क्या कहता है? कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। और ये आपका 51 बहुत पूछा जाता है, अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा। तो अंतरराष्ट्रीय जो शांति सुरक्षा है इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? ये 51 में किया गया है। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद पूछा जाता है। अगर पेपर के नज़रिए से बात करें सबसे ज़्यादा आपका ये इंपॉर्टेंट है। वैसे इंपॉर्टेंट तो सभी होता है, जो आने वाले जो एग्जाम है अब ये नहीं कह सकते हैं कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है। आपको अगर सफल होना है तो सबको एक तरफ से पढ़ना, क्योंकि जो आसान क्वेश्चन होते हैं आजकल सभी बच्चे पढ़ लेते हैं, जो इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं उनको ज़्यादा लोग नहीं देखते हैं। तो कंपटीशन ये कहता है कि आपको क्या है? कंप्लीट पढ़ना है। क्या पढ़ना है? कंप्लीट पढ़ना है। अब देखेंगे आगे कि यहाँ पे लिखा केशवानंद भारती केस। तो केशवानंद भारती केस ये प्रस्तावना से संबंधित है और इसमें क्या है मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है। तो केशवानंद भारती केस के में ये बताया गया है, इसके अनुसार अगर हम ऐसे संक्षेप में बात करें कि मौलिक जो अधिकार हैं, मौलिक अधिकार को श्रेष्ठ माना गया है, उच्च माना गया। किससे? राज्य के नीति निर्देशक तत्व से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व से। आपको यह ध्यान देना है कि मौलिक अधिकार को श्रेष्ठ माना गया है किसकी अपेक्षा? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और किसमें? केशवानंद भारती केस में 1973 में। तो केशवानंद भारती केस 1973 के अनुसार मौलिक अधिकार श्रेष्ठ है या फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्व श्रेष्ठ है। तो इसमें यह बताया गया है कि मौलिक अधिकार को अपनाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को क्या दबा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? दबा सकते हैं। इसलिए मौलिक अधिकार श्रेष्ठ हुआ किसकी अपेक्षा? ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व की अपेक्षा। लेकिन फिर होता क्या है, 42वां संविधान संशोधन होता है 1976 में। इसमें क्या बताया जाता है? इसमें यह बताया जाता है कि जस्ट इसी का अपोजिट हो जाता है। इसमें यह बताया जाता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को अपनाने के लिए, कार्यान्वित करने के लिए मौलिक अधिकार को दबाया जा सकता है। मौलिक अधिकार को दबाया जा सकता है। तो इसलिए यहाँ पे राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है? ये इनको श्रेष्ठ माना गया है और मौलिक अधिकार को क्या है? इससे निम्न माना गया है। तो आपको ये याद रखना है केशवानंद भारती बनाम केस के अनुसार मौलिक अधिकार श्रेष्ठ हुआ है और
42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत राज्य के नीति निदेशक तत्व को श्रेष्ठ माना गया है। तो पहले में आपका क्या श्रेष्ठ है? मौलिक अधिकार। यहाँ पे क्या है? राज्य के नीति निदेशक तत्व। अब मिनर्वा मिस एक्ट 1980, इसमें क्या बताया गया है? तो मिनर्वा मिस एक्ट में ये बताया गया है कि ना तो मौलिक अधिकार श्रेष्ठ है और ना ही राज्य के नीति निदेशक श्रेष्ठ है। दोनों एक दूसरे के क्या है? पूरक हैं। दोनों एक दूसरे के क्या है? पूरक हैं। तो आपको ये याद रखना है, तो 3 चीजें याद रखना है कि केशवानंद भारती बनाम केस के अनुसार मौलिक अधिकार श्रेष्ठ है और 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत राज्य के नीति निदेशक तत्व जो है ये श्रेष्ठ है। लेकिन जो मिनर्वा मिस एक्ट 1980 है, इसमें यह बताया गया है कि ना मौलिक अधिकार श्रेष्ठ है और ना ही राज्य के नीति निदेशक तत्व श्रेष्ठ है। दोनों एक दूसरे के क्या है? पूरक हैं। दोनों क्या है? एक दूसरे के पूरक हैं। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि मिनर्वा मिस एक्ट 1980 के तहत मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निदेशक तत्वों में आपस में कैसा संबंध है? तो आपस में पूरक संबंध है। कैसा संबंध है? पूरक संबंध है। तो इस प्रकार से ये टॉपिक समाप्त होता है। तो आपसे फिर कहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको स्टेप बाय स्टेप क्या सभी वीडियो मिलेंगे। आप 1-2 बार देखने के बाद अच्छे नोट्स बनाएंगे और दावा करते हैं कि जो लोग कहते हैं कि हाँ संविधान याद नहीं होता है, 2-3 बार देखने के बाद इसका नोट्स बनाएंगे, बड़े आराम से सहज भाव से क्या है आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा। तो चलते चलते आज के जो क्वेश्चन होगा, आज आप क्वेश्चन बताएंगे कि आपको बताना है कि किण्वन विधि के क्या क्या उदाहरण होते हैं। किण्वन विधि के क्या क्या उदाहरण होते हैं, इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। जय हिंद, जय भारत।